Hello, hello everyone. This is second class of UG, CUT UG फिजिक्स प्रीवियस ईयर पेपर। तो 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे क्लास 1 में। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 2 point charges placed at a distance small d apart in vacuum exert a force of magnitude f on each other. One of the two charges is doubled. To keep the magnitude of force same, the separation between the charges should be changed to. ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं। तो मान लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस क्या है हमारे पास। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज Q1, दिस इज Q2 and the separation between both the point charges is small. This is first case. इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कैपिटल क्या है, F है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में वन ऑफ द टू चार्ज इज डबल। देखिए इसमें से एक चार्ज को डबल कर रहा है। तो सबसे पहले तो केस फर्स्ट से फोर्स की जो वैल्यू अगर हम लिखें यहाँ पे तो कूलम्स लॉ, किससे, कूलम्स लॉ से। ठीक है, कूलम्स लॉ से जो फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच का, F इक्वल टू ए कांस्टेंट स्मॉल के into product of both the charges, that is Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड केस की। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि एक चार्ज क्या है, डबल है। तो हमने क्या किया, इसको बोल दिया 2 टाइम्स ऑफ Q1। ठीक है, और सेकेंड चार्ज हमारा सेम Q2। इसके बीच का सेपरेशन जो है वो आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं इसके बीच का जो गैप होगा D डैश है। ठीक है, और दोनों के बीच का देखिए चूंकि चार्ज यहाँ पे एक डबल हो गया तो इसके बीच का जो फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं फोर्स कितना होगा, F डैश। ठीक है, ये आपका F डैश की जो वैल्यू होगी यहाँ पे कूलम्स लॉ से, F डैश इक्वल टू कांस्टेंट के, क्वेश्चन में होगा ही होगा Q1। तो देखिए Q1 की जगह पे क्या है, 2 टाइम्स ऑफ Q1। ठीक, उसके बाद से सेकेंड चार्ज Q2
अपॉन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, तो उसको हम लोगों ने डी डैश माना है, यानी डी डैश का स्क्वायर। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो इसका मतलब कि F इक्वल टू क्या होगा, F डैश। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स आर सेम, ये गिवन है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों की वैल्यू सेपरेट कर देते हैं। एफ का मतलब के Q1 Q2 अपॉन में डी स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश की बात करें तो के ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ Q1 फिर जो है Q2 अपॉन में डी डैश का स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ से Q1 Q2 एक कट जाएगा, के से के, तो सिंपली आपके पास बचेगा 1 अपॉन डी का स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन में डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2 डी स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा डी डैश इक्वल टू रूट में 2 इंटू डी स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो गाइस ये आपका जो है डी डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखेंगे ऑप्शंस में तो रूट 2D जो कि आपको कौन सा है, 3rd। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था जो कि कूलम्स लॉ पे बेस्ड था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 9 है। देखिए इसमें बोल रहा है कि कंडक्टर्स डेवलप इलेक्ट्रिक करंट इन देम, तो जो कंडक्टर है वो डेवलप करता है इलेक्ट्रिक करंट्स को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है कंडक्टर में किस तरीके से डेवलप होता है। पहला ऑप्शन है ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे करंट डेवलप होगा। दूसरा है ऑन प्लेसिंग द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा है ऑन अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली। और चौथा है ऑन अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा एलिमिनेशन से करते हैं। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है ना,
तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो सिंपली किस पे, वो मास की वजह से होता है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करता है, मास पे। और हम जो बात यहाँ पे कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की, जिसका मेन जो बेस होता है वो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये होगा नहीं। उसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो आगे बात करेंगे नहीं, ये भी नहीं होगा। अब सेकेंड अगर हम देखें तो ऑन प्लेसिंग द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कंडक्टर को प्लेस भी कर देंगे तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सराउंडिंग्स में नहीं होगा तब तक करेंट नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। बच गया केवल और केवल आपके पास कौन सा ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसमें गिवन है, यही ऑप्शन हो गया है, करेक्ट है, ठीक है। तो कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट्स यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और सीधा आप पढ़ते भी हैं ओम्स लॉ कि एक कंडक्टर, ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया कि कोई कंडक्टर है और जैसे इस कंडक्टर को आप क्या करते हैं, ले जाके बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। बड़े वाले को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और छोटे वाले लाइन को हम लोग नेगेटिव। तो इस तरीके से ये टर्मिनल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो देखिए यहाँ जैसे बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स इस पर फोर्स काम करना शुरू कर देगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और इसका डायरेक्शन होता है अगर फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, यानी ये डायरेक्शन होता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और इसकी वजह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर में, इस पे जो फोर्स काम करेगा, आप पढ़ें E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है, इंटू क्यू इंटू ई, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो Q की जगह पे हम क्या करेंगे, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जो कि माइनस होते हैं, तो माइनस, और यहाँ आ जाए क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट क्या होगा, माइनस, यानी अपोजिट होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे जो लगेगा वो इस साइड में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। और जैसे इस इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा। और आप जानते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट डेवलप होना शुरू कर देगा, ठीक। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। तो याद रखिएगा रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर की वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे सबसे पहला, और दूसरा जो होता है क्या होता है, मटेरियल्स पे, ठीक है ना, किस मटेरियल का बना है, कॉपर का बना है कि एल्युमिनियम का बना है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मटेरियल चेंज बदलेंगे आप, वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बदलेगी। और ये इक्वेशन है रेजिस्टिविटी का, रो इक्वल टू होता है रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ डेल्टा टी हमारा क्या है, टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर।
और ये रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, ये हमारा रेजिस्टिविटी है। ये रेजिस्टिविटी हमारा एट एनी स्टेंट, ठीक है, टी टेम्परेचर पे है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है, इट्स मेटेरियल एंड टेम्परेचर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल्स आर। तो देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, एब्सेंस हो, और फिर प्रेजेंस हो, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो सबसे पहला केस जो है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, एब्सेंस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एब्सेंस है, एब्सेंस का मतलब क्या है, 0। तो आप पढ़े हैं ई और एफ, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन में क्यू, ठीक है ना। ठीक है, क्यू की वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे। पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो इसको ई कर देंगे, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल यहाँ पे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो फोर्स भी क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अगर फोर्स 0 है तो आप जानते हैं कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्सीलेशन के। पढ़े हैं, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। अगर फोर्स 0 है तो एक्सीलेशन भी क्या हो जाएगा, 0। और अगर एक्सीलेशन 0 है तो इसको फर्दर आप ले सकते हैं, एक्सीलेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसका मैं पूरा प्रूफ दे देता हूँ आपको। अब यहाँ से दिख रहा है कि किसी का डिफरेंशिएशन अगर क्या आता है, 0 आता है, इसका मतलब कि वो चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग अगर मैं c ही मान लूँ, ठीक है, मान लेते हैं कांस्टेंट c है। इसको फर्दर अगर हम लिखें, हालांकि यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन आप अगर समझना ही चाहें तो आप लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होती है, ठीक। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके इधर सॉल्व कर लें तो देखिए आ जाएगा dx इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ क्या आ जाएगा, dt, ठीक है। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे कि dx क्या बन जाएगा, x इक्वल टू कांस्टेंट c बाहर आ जाएगा और dt का आ जाएगा t, ठीक है ना। अब प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो इसको लिए हम चला लेते हैं c डैश, ठीक है। क्या चला लेते हैं, c डैश। तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है, ठीक। तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब अगर ऑप्शंस में देखें तो पहले केस में अगर थोड़ा सा पास करना है आपको तो ऑप्शंस ज़रूर दे के क्वेश्चंस करें, क्योंकि आपसे ऑप्शंस में क्या डिमांड किया है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर रिपोर्ट करना होता है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन पहले वाले में दिया है, लेकिन सेकेंड और कौन सा, थर्ड, ये दोनों नहीं होंगे, ये भी दोनों में कर्व है, ठीक है। अब या तो फर्स्ट होगा या तो कौन सा होगा, फोर्थ होगा। सेकेंड केस में अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या किया है, इसमें यहाँ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन मेंशन है,
इसलिए आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से फर्स्ट वाला भी, तो केवल और केवल कौन सा बच जाएगा, फोर्थ वाला। याद रखिएगा सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं होगा तो क्या करेगा, फोर्स लगेगा पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, यानी फोर्स जीरो नहीं होगा तो एक्सीलरेट करेगा तो उसका पाथ कैसा मिलेगा, कर्व मिलेगा। तो सेकेंड केस का आपको क्या है, कर्व। आप इसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस याद रखेंगे वेलोसिटी का कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, पाथ उसका स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप एक्सीलरेशन के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि उसका जो इक्वेशन आएगा, कर्व आएगा। कर्व का मतलब एक्स की पावर कितना आएगा, मोर देन 2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। यस, देखिए इसमें बोला है कि रजिस्टर डेवलप्स 800 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इन 20 सेकेंड्स ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। तो आपसे रेजिस्टेंस पूछा कितना है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इस फॉर्मूले में जनरली एक खास क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इसको देखते हैं हम लोग। इस केस में देखिए 800 जूल, ठीक है। बात यहाँ रजिस्टर की और इलेक्ट्रिसिटी की, ऑफ थर्मल एनर्जी, इसके लिए यानी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो भी आप वर्क करेंगे, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, हीट के फॉर्म में। तो इसको हम लोग ये चलाएंगे, यश फॉर क्या है, हीट, इक्वल टू कितना दिया है, 800 जूल, ठीक है। उसके बाद से जो है समय कितना लगता है, टी, ये क्वेश्चन में दिया है 20 सेकेंड, ठीक है ना, 20 सेकेंड ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, कितना दिया है, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसको डिराइव कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वहाँ से रख देंगे P इक्वल टू VI और आप फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा सिंपली वो आ जाएगा H इक्वल टू, ठीक है, कितना होता है, V स्क्वायर बाई R, इंटू टाइम, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मालूम है तो इसको शॉर्ट में मैं बता भी दूंगा। फिलहाल पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, ताकि आप उसको दिमाग में रख सकें। V स्क्वायर का मतलब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 20 इंटू 20, ठीक, इंटू ये तो रहा V स्क्वायर, टाइम भी कितना दिया है, 20 सेकेंड, ठीक है, अपॉन में देखिए रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, तो रेजिस्टेंस ही हमें फाइंड करना है, इसको आर ही कर देंगे। क्वेश्चन में आर की वैल्यू की, ये आर पूछा है आपसे, एच की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ कर लेते हैं इक्वल टू में, एच कितना दिया है, 800 जूल। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम तो ये 10 से ये चला जाएगा यहाँ से 20, ठीक है, और 8 है तो 1 2 और ये 3, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आर को आप सिंपली यहाँ भेज दें, ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें आर की वैल्यू, आर इक्वल टू कितना आएगा, 10 रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सेकेंड, ठीक है ना। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो थोड़ा सा आपको मैं याद दिला देता हूँ कि हमारा फॉर्मूला आता कहाँ से, ठीक है ना। सोल्यूशन तो इसका निकल गया, क्योंकि फॉर्मूला आप भूल जाते हैं
तो देखिए फॉर्मूले को याद रखिएगा हमेशा, P इक्वल टू क्या होता है, पावर की बेसिक डेफिनेशन होती है वर्क अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। और आप पढ़े होंगे कि यही पावर जो होता है क्या होता है, P इक्वल टू वोल्टेज और इनटू क्या होता है, करंट होता है। तो इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से वर्क निकल जाएगा, ठीक है। और ये वर्क की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा, V I, ठीक है, और इनटू में T। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में जनरली करंट नहीं देता है, तो ओम्स लॉ से आप करंट की वैल्यू रख दीजिए। तो V इक्वल टू कितना होता है, IR, तो I इक्वल टू V बाई कितना आ जाएगा, R। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V स्क्वायर T अपॉन में कितना आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वर्क है पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। इसमें हमने क्या किया, ओम्स लॉ का यूज कर दिया। आप यहाँ पे शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने करंट की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दिया कितना, V बाई R, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आता है, V स्क्वायर अपॉन में क्या है, R। इसको आप दिमाग में रखें, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A wire of resistance 4 ohm is used to make a coil of radius 7 centimeter, ठीक है। The wire has a diameter इतना mm and resistivity of material is इतना ओम मीटर। The number of turns in the coil will, देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है लेकिन थोड़ा सा इसका जो अप्रोच है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर अप्रोच आप नहीं समझ पाएँ तो फिर क्वेश्चंस ये सॉल्व आपसे नहीं होगा। इसका अप्रोच पहले समझते हैं हम लोग कि कैसे सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, पूछा है कि जो कॉइल आप फॉर्म कर रहे हैं उसमें कितना टर्न्स होगा। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं सबसे लोवेस्ट 20, 40, 70, फिर 140। तो मैं सबसे पहले इसका अप्रोच आपको इधर सिखाता हूँ, फिर सोल्यूशन इधर करते हैं। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं मान लूँ, थोड़ा सा मैं इसको समझूँ, तो ये वायर है, तो ये मैंने मान लिया कि वायर है, ठीक है, ये वायर है। अब इस वायर को क्या कर रहा है, यूज टू मेक अ कॉइल, एक कॉइल बना रहा है, मतलब एक कॉइल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक कॉइल, इसका रेडियस भी दिया है क्वेश्चन में, तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो होगा कितना होगा, स्मॉल r, ठीक है ना। ये वायर था, और ये क्या है, कॉइल। अब अगर यहाँ हम समझें तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा इस कॉइल में, तो हम मान लेते हैं पूरा पूरा कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स, ठीक है ना। n टर्न्स, इसी n की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि अगर वायर है तो इसके पास लेंथ होगा, अगर उस लेंथ को हम क्या मान ले, l, ठीक है, और रेडियस इसका कितना है, r, तो इसके सरकमफ्रेंस को हम किससे चला लें, कॉइल के c से। तो n इक्वल टू जो नंबर आपसे पूछा है, सिंपली n इक्वल टू क्या होगा कि अगर हम l लेंथ का वायर यूज कर रहे हैं, इसको कॉइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो n कॉइल्स बनेंगे, ठीक है। तो l अपॉन में क्या कर देंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द कॉइल। अगर इस सरकमफ्रेंस को देखें तो ये होता है सिंपली l अपॉन में कितना, 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r। अब देखिए क्वेश्चन में रेडियस में गिवन है, तो रेडियस तो नहीं है,
लेकिन डायमीटर दिया है, ठीक है। तो डायमीटर से रेडियस काफ़ी आसान है, हाफ कर देंगे निकल जाएगा। अब हमें लेंथ वायर का चाहिए, तो वायर का लेंथ की जगह पे क्या दिया है, रेजिस्टेंस, और ठीक है वायर हैज डायमीटर भी दिया है, कितना है इसका, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ, क्योंकि लेंथ अगर निकल गया, ठीक है, तो रेडियस गिवन है, आसानी से हम क्या बता देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बता देंगे। अब लेंथ निकालने के लिए हम कहाँ चले, तो देखिए रेजिस्टेंस गिवन है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है कितना दिया है, 4 ओम, ठीक है। उसके बाद से रेडियस ऑफ द कॉइल दिया है, कितना दिया है, used to make a coil of radius 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू है कितना दिया है, 7, ठीक है, सेंटीमीटर है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तो 7 इंटू 10 टू द पावर कितना मिल जाएगा, -2, 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर। उसके बाद से रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है, रो, ये है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, ओम मीटर। ठीक, डायमीटर ऑफ, ठीक है, वायर दिया है 1.4 mm, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, रो इक्वल टू आर बाई एल, रो इक्वल टू रा बाई एल, शॉर्ट में ऐसे बोला जाता है, आर ए अपॉन में एल, ठीक है। अब हमें यहाँ से लेंथ चाहिए, ठीक है। तो लेंथ की अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालें तो एल इक्वल टू आ जाएगा आर ए अपॉन में रेजिस्टिविटी, ठीक है। एरिया गिवन नहीं है, एरिया की जगह क्या है, रेडियस हमें मालूम है, तो अब डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रखते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब 4, ठीक है, इंटू एरिया। देखिए जो वायर है वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई और रेडियस, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसको, ये रेडियस है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन से बचना है, इसको हम चलाएंगे कैपिटल आर नहीं, आर डैश कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है ना, आर डैश, क्योंकि यार यहाँ पर रेजिस्टेंस स्मॉल आर कॉइल का रेडियस है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, -3 और हाफ करेंगे तो 0.7 आएगा, उसको भी ऊपर कर लेते हैं तो माइनस कितना आ जाएगा, 4, ठीक है ना, ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है। ये थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। और अब वैल्यू यहाँ अगर हम रखें तो पाई आर स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ाते हैं यहाँ पे, पाई आर एस का स्क्वायर अपॉन में क्या है, रो, ठीक है।
देखिए सारी वैल्यू आपके पास है, यहाँ जब सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो रखिए आप 4 इंटू पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, इंटू आर डैश का स्क्वायर। तो देखिए ये है 7 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है ना। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये 7 है, ठीक। और अपॉन में रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है यहाँ रख दीजिए आप, कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो आप देखेंगे कि 7 से, हालांकि इसका पावर 2 है तो एक बार यहाँ से जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये 2 है, 2 से कैंसिल करिए इस 4 को, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक। और 10 के पावर -7 जब इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी ये इससे चला जाएगा, कितना बचेगा -1। तो यहाँ से जो लेंथ की वैल्यू आएगी आफ्टर सॉल्विंग, ये आ जाएगा 13.8, 30.8 यूनिट्स का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ये आएगा मीटर में, इसमें आएगा मीटर एसआई सिस्टम। अब देखिए आपको लेंथ पता चल गया है तो आप इसमें क्या करिए, रख दीजिए, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से मिल जाएगा n = ठीक। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 30.8 अपॉन में 2 पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस देखिए कितना दिया है कॉइल का, तो 7 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो देखिए ये 7 से 7 जाएगा, ठीक है। इस 2 से काटिए इसको तो 15.4, ठीक है। अब इसको आप 100 को ऊपर लेते जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n की जो वैल्यू आएगी पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ से वो मिलेगा आपको 70, ठीक है ना। कितना आएगा, 70, जो कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें अप्रोच आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि शुरुआत यहाँ से करेंगे, तब आपको इजीली समझ में आएगा कि अगर n चाहिए तो लेंथ है, कन्वर्ट होगा पूरा n × c कॉइल्स, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसमें, और डिवाइड कर देंगे लेंथ को c से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से c सर्कमफेरेंस है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है सर्कमफेरेंस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब बैटरी ऑफ EMF कितना दिया है, यही लिखते जा रहे हैं,
12 वोल्ट। देखिए EMF को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल ए से, ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर से। तो ये वैल्यू यहाँ पे दी गई स्मॉल आर, कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसको कनेक्ट करता है। इफ द करंट इन द सर्किट इज, तो करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.6 है, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी। तो देखिए आपसे जो पूछा गया है वोल्टेज पूछा गया है, कहाँ का, एक्सटर्नल रजिस्टर का। अगर उसको हम कैपिटल भी मान लें, इसकी वैल्यू क्या है आपसे पूछी गई है। अब सोचिए कि इन सबको कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो बहुत आसान है। आप जानते हैं कि सेल के केस में जो होता है V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर, ठीक है, E माइनस आई आर। सारी वैल्यू आपको पता है, यहाँ से रख दीजिए। तो V इक्वल टू E का मतलब कितना होगा, यहाँ से 12 माइनस करंट कितना है 0.6 इंटू रजिस्टेंस, इंटरनल रजिस्टेंस कितना दिया गया है 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 12 माइनस 6 3 जा 18, ठीक है। अगर ये 2 होता तो 12 में से 2 निकालते कितना आता है 10, ठीक है। लेकिन ये 2 से कितना कम है 0.2, तो यहाँ क्या कर देंगे 0.2 बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा वोल्ट, 10.2 वोल्ट। देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसके आगे चलते हैं। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें बोल रहा है कि यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज कट इनटू 3 पीसेस इन द रेशियो ऑफ लेंथ 1:3, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, यूनिफॉर्म वायर, ठीक है, ये कोई यूनिफॉर्म वायर। अब इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो पहले मैंने मान लिया कि यूनिफॉर्म वायर है, इसका कुछ लेंथ होगा, आप ये कंसिडर कर लीजिए। इसका रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस कितना है R, और ये क्वेश्चन में कितना है 12 ओम, ठीक है। अब इसको 3 पीस में कट करता है, ठीक है ना, वायर को। ये हमारे पास वायर है, और इस तरीके से कट कर रहा है कि जो रेशियो हमारे पास बन रहा है, देखिए ये क्या है 1 है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा 2 होगा, और ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ये रेशियो क्या होगा 3 होगा। मीन्स 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ठीक है। तो मान लेते हैं ये तो लेंथ का रेशियो है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ गिवन है कि किसका रेशियो, लेंथ का, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं सबसे छोटे वाले पार्ट का जो लेंथ होगा कितना होगा L1, ये कितना होगा रेशियो L2, और ये कितना होगा L3, ठीक है। ये रेशियो ही है, ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं। नाउ द 3 पीसेस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। अब बोला इसको कट करने के बाद क्या करता है, इसको ट्रायंगल में जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये आप ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक। तो ये हम मान लेते हैं कि a cell of EMF 8 volt and internal resistance are connected across the highest of the 3 resistor। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि हाईएस्ट रजिस्टर के साथ, ठीक है, क्या करते हैं, एक EMF 8 वोल्ट और इंटरनल मतलब एक सेल कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आएगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे।
अगर मैं बोल लूँ कि रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, किसी करस्पॉन्डिंग लेंथ L1 की, मीन्स ये कंसिडर कर लूँ कि ये कितना है, R1 है, ठीक है, L1 लेंथ की करस्पॉन्डिंग, और ये कितना है, R2 है, और ये हमारा कितना है, R3, ठीक है। तो अगर हम R1 की बात करें तो देखिए जो रेजिस्टेंस होगा, चूँकि यूनिफॉर्म वायर है तो रेजिस्टिविटी सेम, एरिया सेम होगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू RA/L होता है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, L1, ये देखिएगा यहाँ R1 है तो यहाँ क्या आएगा, L1 अपॉन में सम ऑफ लेंथ, ठीक है, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है, और इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को। अब इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं देखना है क्योंकि समय बहुत कम होता है, तो आप डायरेक्ट दिमाग में इसको रखिएगा कि यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ 3। मीन्स हम यहाँ ये निकाल रहे हैं कि कितने रेजिस्टेंस होंगे इसके, ठीक है ना। अगर 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू क्या आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं R1 की। तो R1 इक्वल टू क्या आएगा, और अगर आप ये थोड़ा समझना चाह रहे हैं कैसे आया तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रो इक्वल टू RA/L होता है, रो इक्वल टू RA/L। तो R इक्वल टू आ जाएगा रो L अपॉन में यहाँ से, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, देखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, लेंथ, इसलिए यहाँ 1 होगा तो 1 और यहाँ 2 होगा तो 2, ठीक है। यहाँ वैल्यू निकालते हैं रेजिस्टेंस की। तो इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, ये जो पूरी वैल्यू आपने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है ना, यही हमारा क्या है, लेंथ है। इसको हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं, L कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना, तीनों का सम। तो देखिए 1 2 क्या है, 3 है, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 to 5 और 1 6। L1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इनटू मीन्स ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट चलाएंगे, ठीक है ना, 6। रेजिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में, 12। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R1 की वैल्यू, ठीक है, और R1 हमारे पास आ जाएगा कितना, 6 2 जा 12 ये R1, ठीक है। इसी तरीके से हम R2 की वैल्यू निकालेंगे, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ देख लीजिए इसको, यही कर लेते हैं R2। यहाँ से R2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, ठीक है, R2 इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट यहाँ 1 है तो यहाँ 1 था, अगर यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। L2 के मतलब 2 अपॉन में टोटल लेंथ कितना है, 6, और रेजिस्टेंस यानी कितने पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 2/6 पार्ट्स ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, डेट इज 2/6 इंटू 12। 6 से इसको कैंसिल करिए, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ से R2 की जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। ऐसे R3 निकाल लेंगे, यहाँ कर लेते हैं, R3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा कितना, देखिए आप चाहें तो यहीं से कर सकते हैं 3 यानी 3, तो 3/6 इंटू 12, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 ये हो गया, 4 ये 6, टोटल कितना था 12। तो आप 12 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
12 माइनस क्या कर देंगे R1 प्लस R2 यानी 6 माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो ये R1 और क्या आ गया R2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इन तीनों को हम किस में ऐड करते हैं, एक ट्रेंगल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ट्रेंगल के फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये कौन सी वैल्यू है R1, ठीक है, ये क्या है R2 और ये क्या है R3, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है और ये कौन सा है थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले R1 और R2 को लेके सॉल्व करेंगे ये दोनों। तो ये R1 और R2 किस में है सीरीज में है, सीरीज में है तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यहाँ कर लेते हैं। इसके लिए हम चला लेते हैं R डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के लिए, और ये सिंपली आ जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। ये R2 है और ये इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो R डैश की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, R1 की वैल्यू कितनी है 2 और ये 4, यानी कितना आ जाएगा 6।